हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके शिवहरे। आज मैं आपको लेके आया हूँ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या है, इसको डिफाइन करने के बाद मैं यह बताऊंगा यह कहाँ कहाँ बनता है, और फिर मैं यह बताऊंगा कि इसकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फ्री रेडिकल को डिफाइन करते हैं। क्या है फ्री रेडिकल? तो लिखते हैं होमोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के फलस्वरूप बनने वाले रेडिकल को फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे ये Cl है, ये फ्री रेडिकल कब बन सकता है? फ्री रेडिकल तभी बन सकता है जब हम इसकी क्रिया की प्रकाश की उपस्थिति में कराएं या बहुत तेजी से हीटिंग करें हम, तो फ्री रेडिकल या पराक्साइड इफेक्ट हो। कुछ कंडीशन में बताऊंगा जहां जहां फ्री रेडिकल बनता है। देखिए, फ्री रेडिकल में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर में से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये निकल जाएंगे और बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो ये डॉट से इसको व्यक्त करेंगे, ये कहलाएंगे दोनों ही क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है ना। और जैसे ये तुम्हारा CH4 है, H अगर मैं प्रकाश की उपस्थिति कर दूंगा H न्यू, या मैं तेज इसको हीट कर दूं, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। इसका नाम होगा मेथल फ्री रेडिकल, और ये होगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है ना। तो अभी कहां कहां बनता है देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं किस किस कंडीशन में फ्री रेडिकल हमारा बनता है और कौन कौन सी रिएक्शन में बनता है। कंडीशन प्रिपरेशन फॉर फ्री रेडिकल। तो ये फर्स्ट कंडीशन हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप यदि हो, उच्च ताप पर हीट किया जाए कंपाउंड को, तो बनता है। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस में ही बनता है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए तो बनता है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन है यदि पराक्साइड इफेक्ट पराक्साइड जैसे H2O2 की उपस्थिति में हम जब रिएक्शन चलाते हैं तो वहां पराक्साइड इफेक्ट में बनता है, ठीक है ना। चौथी कंडीशन कहां है? चौथी कंडीशन में देखो, जब भी आप एल्केन का हेलोजिनेशन एल्केन के हेलोजिनेशन में बनता है। हेलोजिनेशन में बनता है, ठीक है ना। और अब इस और कहां बनता है देखिए, जैसे पराक्साइड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं H2O2 की उपस्थिति में HBr की रिएक्शन कराऊंगा, तो ये रिएक्शन हमारी फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगी। और देखिए इधर पराक्साइड में हो गया ये। और देखिए बुट्स रिएक्शन में इन रिएक्शन की जैसे मैं फ्री रेडिकल बता दूंगा आपको, फ्री रेडिकल के बाद इसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक बताऊंगा, और कारक बताने के बाद जितनी भी रिएक्शन में विथ मैकेनिज्म की बताऊंगा आपको सिस्टम से बिल्कुल। जैसे मैंने कार्बेनाइन बताया था, कार्बेनाइन हमारा कहाँ कहाँ बनता था इंटरमीडिएट के रूप में, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में बना था।
आपका परकिन रिएक्शन में बना था, तो मैंने दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था। ऐसे ही इसमें विथ रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। वुड्स रिएक्शन में बनता है ये, और एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड में Br2 की रिएक्शन जब होती है तो वहां पर ये बनता है। बर्च रिडक्शन में भी यह बनता है फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अच्छा देखिए बना के दिखाते हैं एक। जैसे ये तुम्हारा CH4 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन CH3Cl प्लस HCl, तो इसमें क्या बनेगा तुम्हारा फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाएगी H न्यू में। सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा Cl सिंगल बॉन्ड Cl H न्यू, और ये बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल Cl। तो ये दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। ये क्या है Cl फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल ये की समझ लीजिए एक वायरस कोरोना की तरह बीमारी है। रिएक्शन में एक बार फ्री रेडिकल बन पाया तो वो बाट लगा देता है, पूरी सब जगह फ्री रेडिकल ही बनवाता है। और जैसे ये तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड H, अब एक फ्री रेडिकल जब इसके पास आएगा तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना खींच ले जाएगा, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास चला जाएगा, और ये जाकर के क्या बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब इस CH3 फ्री रेडिकल पर ये अटैक मार देगा और CH3Cl बन जाएगा। कंटिन्यू ये चेन प्रोग्रेशन होने लगेगी। तो इस टाइप से फ्री रेडिकल बनते हैं। अब आप देखिए इसकी विशेषताएं फ्री रेडिकल की। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी देखिए। जैसे ये तुम्हारा कार्बन है, ये तुम्हारा कोई X एटम है, ये तुम्हारा Y है, ये तुम्हारा Z एटम है, और ये आपका फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारा p ऑर्बिटल्स होगा इसमें फ्री रेडिकल होगा, हम ऐसे ही रख के देते हैं, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल है। तो आप देखिए पहला विशेषता यह है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता H फ्री रेडिकल को छोड़कर शेष सभी फ्री रेडिकल के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये कार्बन फ्री रेडिकल है तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा नंबर देखिए जरा, प्रत्येक फ्री रेडिकल के, चूंकि कार्बन एटम है तो यदि कार्बन से लेकर के चलते, प्रत्येक फ्री रेडिकल के कार्बन एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होगा, तो देखिए 4 नंबर में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण फ्री रेडिकल कैसा पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। म्यू इक्वल टू 5 नंबर, म्यू इक्वल टू
n इंटू n प्लस 2 के अनुसार म्यू इज नॉट इक्वल 0 होता है। छठा देखिए अनफेड इलेक्ट्रॉन संक्रमण में भाग नहीं लेता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी। तो सिग्मा बॉन्ड कितनी है, 3, ठीक है ना। अब एलपी ये तो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संक्रमण में भाग नहीं लेता है, तो ये कितना होना चाहिए हमारा, 3 है। तो 3.5 से तो कोई मतलब नहीं है, अतः इसका संकरण क्या होगा, संकरण sp2 होता है। ज्योमेट्री 7, ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल होती है, ठीक है ना। और देखें जरा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल होती है। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। पाई बॉन्ड 0 होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज के बाद हम बताते हैं इसमें फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को की स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो इधर मैं केवल एक ही पॉइंट में आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ये की पॉइंट आप मान लीजिए, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो आपको कार्ब कैटायन को स्टेबल करती थी वो सभी चीजें फ्री रेडिकल को भी स्टेबल करती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा होता है इसमें, अगर आपके पास प्लस एम इफेक्ट है तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबल करेगा, फिर इसमें प्लस हाइपर कंजुगेशन स्टेबल करेगा, फिर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबल करेगा, और डिक्रीजिंग करेगा माइनस एम इफेक्ट, फिर इसमें डिक्रीजिंग करेगा माइनस एच, फिर माइनस आई, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग करेगी इसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है। अब देखिए जैसे हम इधर दिखाते हैं आपको CH में बारी बारी से कंपेयर करवाता हूं आपको, ठीक है ना, और लास्ट में एक पूरा सीक्वेंस बता दूंगा। पहला CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 CH2 फ्री रेडिकल। तो आप देखिए इसमें हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इग्नोर टाइप का होता है। अब इसमें आप देखिए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी है, और देखिए दिस इज एल्फा, तो इसमें 3 अल्फा H की हाइपर कंजुगेशन भी मिल रही है। सो हम कहेंगे इन दोनों में यदि ये A है ये B है, तो हमारा क्या B इज मोर स्टेबल देन A, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, और कंपेयर कीजिए इसकी। इस बार अपन कंपेयर करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल और प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अगर ये A है ये B है, प्लस नहीं दोनों कॉमन लगा देना। इन दोनों की यदि कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऐसी स्थिति में बताइए आपका A इज मोर स्टेबल देन B। रीजन देखें, रीजन जबकि देखो ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन इसमें अल्फा H कितने हैं, 3, और इसमें देखें जरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, जी अल्फा जी बीटा, तो अल्फा H इक्वल टू कितनी है, 2। तो आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कितने अल्फा हाइड्रोजन के साथ मिल रही, 2 के साथ, इसमें किसके साथ मिल रही, 3 के साथ, इसलिए A इज मोर स्टेबल B। ओके, अच्छा, और नेक्स्ट देखें जरा तीसरा एग्जांपल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH
CH3 और ये फ्री रेडिकल प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये फ्री रेडिकल। तो अब आप देखिए इधर ये अल्फा H और ये अल्फा, तो कितने 6 अल्फा H और इधर देखिए कितनी अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, 9 अल्फा H की हाइपर कंजुगेशन मिल रही है। वैसे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसमें रिजल्ट आ सकता है, लेकिन सबसे पहले हम जो पावरफुल इफेक्ट होता है उसको लगाते हैं। यदि एक एम इफेक्ट कार्य कर रहा है तो करोड़ों इंडक्टिव इफेक्ट बेकार हैं, करोड़ों आपके हाइपर कंजुगेशन बेकार हैं। एंड डोमिनेट फैक्टर क्या होगा तुम्हारा, मेसोमेरिक इफेक्ट ही रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि एक रेजोनेंस आपका कार्य कर रहा है तो फिर हाइपर कंजुगेशन चाहे जितने काम कर रहे हैं, तो जितने अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन मिल रहा होगा लेकिन वो बेकार होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़ा इफेक्ट ढूंढा करें आप। अगर बड़ा इफेक्ट है दूसरी में उस टाइप के इफेक्ट नहीं है तो वहीं से निर्णय हो जाता है। तो देखिए सब जगह इधर भी आई है, लेकिन आई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ने ही निर्णय ले लिया कि अगर ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है तो बी इज ग्रेटर देन ए, इसकी स्टेबिलिटी का क्रम ये होगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखें जरा, तीसरा एग्जाम, चौथा एग्जाम्पल देखें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये रहा फ्री रेडिकल, ये ए हो गया तुम्हारा, और इधर बी में आया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये फ्री रेडिकल, ये बी है। तो अब बताइए जरा, इधर 9 अल्फा H की हाइपर कंजुगेशन मिल रही है, लेकिन इधर रेजोनेंस मिल रहा है, ये रेजोनेंस इफेक्ट है इस टाइप से, ये रेजोनेंस इफेक्ट है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, तो इधर हमारा क्या ज्यादा स्टेबल होगा, बी, ठीक है। अच्छा और देखिए अब इसी टाइप से आपने एक मिक्सचर दे रहा हूं, अब आप ढूंढना थोड़ा सा, एक मिक्सचर दे रहा है हम, CH3 फ्री रेडिकल, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, और इधर देते हैं हम CH3 का होल थ्राइड C फ्री रेडिकल। अब देखिए सपोज दैट ये आपका A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा B, फिर होगा तुम्हारा C, फिर होगा तुम्हारा D, फिर होगा तुम्हारा A। अब रीजन देखिए, ये है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं ऐसा क्यों होगा, देखो जरा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं काम कर रहा है, इसको देखें थोड़ा सा, देखो ये रेजोनेंस काम कर जाएगा ऐसे, फिर इसमें इधर क्या बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये फ्री रेडिकल ऐसे होकर के इधर फ्री रेडिकल बनवाएगा, फिर ये फ्री रेडिकल ऐसे होकर के इधर फ्री रेडिकल बनवाएगा। तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है और इधर कितना, एक ही बार रेजोनेंस होगा, तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, इसमें एक भी बार रेजोनेंस होगा। इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, केवल 9 अल्फा H की हाइपर कंजुगेशन मिल रही है। तो अपन को पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या है आपका, सबसे पहले एम इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर H, फिर I है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, प्लस I प्लस H, तो देखिए अब इस, देखो मेसोमेरिक तो कहीं है नहीं है, अभी मैं मेसोमेरिक की भी उदाहरण बताऊंगा, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट तो कहीं है नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट है। अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रेजोनेंस वाला मेरा पर्सनल वीडियो 5 वीडियो बनाए हैं मैंने रेजोनेंस की, पूरा रेजोनेंस फिनिश किया है केमिस्ट्री माइंड्स में, आप देख सकते हो। नहीं तो देखो ये एटम ए है, इस पर फ्री रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड बी, ये डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ तुम्हारा रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग ये रेजोनेंस 3 एटम वाला। तो अब देखो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है तो इसलिए ये बी ज्यादा स्टेबल है, फिर सी, फिर तुम्हारा डी आया हाइपर कंजुगेशन से, लास्ट में होगा, ठीक। अब इस टाइप का एक मैं और उदाहरण देता हूं आपको जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है, देखिए आप,
जी फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब देखें आप, इधर आपका OH ग्रुप है और CH2 फ्री रेडिकल, एक बार आपका इधर OH ग्रुप है और ये भी फ्री रेडिकल है, एक बार इधर OH ग्रुप है। तो सबसे पहले इनकी ग्रुप ढूंढे। अब स्टेबिलिटी, सपोज दैट ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा C। तो सबसे पहले इनके इफेक्ट ढूंढे। इधर देखो, एक बात सुन लीजिए, आप कई बार बता चुका हूं, कभी भी हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वो तुम्हारा मेटा पोजीशन पर कार्य नहीं करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कार्य करता है। तो इधर देखें, ये प्लस M है, ये कैसे पता चला? जो बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट जुड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता इससे क्या है, अगर ज्यादा है तो प्लस M होगा। देखना, इधर बता देता हूं मैं, X और Y, if electronegativity of X is greater than Y, तो प्लस M इफेक्ट देगा। if electronegativity of X is less than Y, तो माइनस M इफेक्ट देगा। तो देखो, O इधर देखिए जी, X की तरह काम कर रहा है जी, Y की तरह। X की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है Y से, तो प्लस M देगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब देखो, इधर प्लस M ना माइनस M कोई आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेटा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये भी प्लस M देगा। और ये क्या देगा? माइनस I केवल, ये माइनस I देगा, ये भी माइनस I देगा, ठीक है ना। तो अब आप जानते हो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, C फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, प्लस M, फिर प्लस R, फिर प्लस H, फिर प्लस I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस M, फिर माइनस R, फिर माइनस H, फिर माइनस I। तो यानी कि ऋणात्मक फैक्टर जुड़ने से इसकी स्टेबिलिटी कमजोर होती है और पॉजिटिव फैक्टर जुड़ने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें प्लस M है कि नहीं है, इसमें भी प्लस M है। तो हम ये कह सकते हैं A एंड B बोथ आर मोर स्टेबल देन C। तो ये तय हो गया कि सबसे कम स्टेबल तुम्हारा C है, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखें जरा, इन दोनों में कौन है? देखो, इसमें भी प्लस M है और इसमें भी प्लस M है। तो जो M इफेक्ट होता है ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका दूरी पर डिपेंड करता है। तो प्लस M तो बराबर ताकत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें अब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें भी बराबर के इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ताकत, पावर घटती जाती है। तो इसमें ज्यादा ताकत से काम कर रहा है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाएगा कंपेरेटिव देन दिस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा A, फिर होगा तुम्हारा B, और सबसे कम स्टेबल होगा C। तो ये आंसर है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग क्रम, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं आपको एक इसका सीक्वेंस लिखे दे रहा हूं जिसको आप समझते रहिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो वो पहले आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर देखें जरा, C6H5 का होल थ्राइड C फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आपका होगा C6H5 का होल ट्वाइज CH फ्री रेडिकल, फिर इसके बाद होगा C6H5 CH2 फ्री रेडिकल, फिर इसके बाद होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, फिर इसके बाद होगा CH3 का होल थ्राइड C फ्री रेडिकल, फिर इसके बाद होगा आपका CH3 का होल ट्वाइज CH फ्री रेडिकल, फिर होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, फिर होगा आपका CH3 फ्री रेडिकल।
ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। अब हम इसमें लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल तो कहां कहां हम उपयोग करते हैं इसमें। तो पहला उपयोग तो है बेटा वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल का ही उपयोग होता है। दूसरा देखें आपका एल्केन के हैलोजिनेशन में। तीसरा उपयोग है आपका एल्कीन में HBr की रिएक्शन, HBr की योगात्मक क्रिया में जब परऑक्साइड इफेक्ट कार्य करता हूं। जैसे तुम्हारा परऑक्साइड इफेक्ट आप जानते, जब रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी तो हम क्लियर इसको देंगे। चौथा नंबर क्या है एल्कीन एलाइल हैलाइड में एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड द्वारा ब्रोमीनीकरण ब्रोमिनेशन में मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि आप लोग इधर परिचित न होंगे। तो जैसे इस टाइप का तुम्हारा एल हैलाइड यदि आपको एल्कीन से बनाना है, एल हैलाइड बनाने में एल हैलाइड बनाना जी आपका एल्कीन है। अब इसकी Br2 से रिएक्शन कराओगे और N ब्रोमो NBS डाल दोगे तो ये L पोजीशन पर Br इधर Br लग जाएगी। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड फ्री रेडिकल बने। फ्री रेडिकल क्या है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है तो इन रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है। और देखिए जरा कहां कहां फ्री रेडिकल बनता है। देखो बर्च रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल बनता है। बर्च रिएक्शन में या बर्च रिडक्शन कह सकते हैं हम, बर्च रिडक्शन और बर्च रिएक्शन इसमें भी फ्री रेडिकल बनता है। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CR ये है वो बर्च रिएक्शन। तुम्हारा NaNH3 लगाया है आपने तो ये बर्च रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड CR HR और ये H। ये फ्री रेडिकल के थ्रू ही इसमें बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में फ्री रेडिकल बनेगा। और ये इसकी ये विशेषता होती है कि ट्रांस एल्कीन बनती है और एल्कीन पर रुक जाती है, ठीक है ना। तो बर्च रिडक्शन में और देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस छठवां कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में भी फ्री रेडिकल बनता है। जो तुम्हारा RCOO Na का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड R और प्लस Na2CO3। तो ये भी फ्री, इसमें भी इंटरमीडिएट कंपाउंड जब बनेगा वो फ्री रेडिकल ही बनेगा। 7 नंबर देखिए
हुन्स डीकर रिएक्शन में, हुन्स डीकर रिएक्शन में, हुन्स डीकर रिएक्शन में भी आपका हुन्स डीकर रिएक्शन में भी जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो आपका फ्री रेडिकल ही बनेगा। तो बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जो फ्री रेडिकल के थ्रू जाती हैं, अर्थात फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल के थ्रू जाने वाली रिएक्शन यदि आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म का 20 से 30% मटेरियल आपका फिनिश हो जाता है। और ये जितनी भी रिएक्शन है तो मैं प्रत्येक रिएक्शन को विथ मैकेनिज्म के आपको क्रमबद्ध जो है वीडियो बना करके दूंगा। मुझे लगता है इससे आपको पर्याप्त नॉलेज मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्री रेडिकल के थ्रू जाने वाली रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म लेके आऊंगा, जैसे वुड्स रिएक्शन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।